नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। इस टॉपिक में आज हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। व्हाट इज शेयर मार्केट, टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स कैटेगरी, बुलिश मार्केट एंड बेरिश मार्केट, और लास्ट वन है सेबी। तो आज हम देखेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स कैटेगरी कौन कौन सी होती है, और मार्केट में कौन से दो डायरेक्शंस होते हैं, बुलिश मार्केट, बेरिश मार्केट। लास्ट वन है हमारा सेबी। सेबी क्या रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट में। दोस्तों स्टॉक मार्केट क्या क्या होता है, सवाल बहुत से लोग के मन में आता है। आप भी सोचते होंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। आप लोगों ने भी शेयर मार्केट के बारे में टीवी में देखा होगा या न्यूज़ में, या फिर आपने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से सुना होगा कि शेयर मार्केट में पैसे लगाओ दुगने हो जाते हैं, आज शेयर मार्केट ऊपर चला गया, आज शेयर मार्केट नीचे आ गया। आप ये सब चीज़ें सुनते होंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो आज इसी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। पहले हम देखते हैं शेयर्स मतलब क्या होता है, शेयर्स क्या अपना रोल प्ले कर रहा है, उसका मतलब क्या होता है, पहले हम उसे जानते हैं। शेयर्स मीन्स यू बिकम द कंपनी ओनर पार्टली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हो तो आप उस कंपनी की ओनरशिप आपको मिल जाती है। यानी कि अगर कोई कंपनी है, अगर उसके शेयर्स को आप खरीदते हो तो उस कंपनी के शेयर्स में आपकी भी हिस्सेदारी बन जाती है, आप भी उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। यानी कि किसी कंपनी ने अपने शेयर को अगर लिस्टेड किया है शेयर मार्केट में, तो उस कंपनी में अगर आपने कुछ परसेंट खरीद लिए उस कंपनी के शेयर्स को, तो आप भी उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ बहुत सी कंपनियां होती हैं और कंपनी के शेयर्स को वहाँ खरीदा और बेचा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ लोग बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं और बहुत से लोग अपने पैसे यहाँ गंवा दे देते हैं। दोस्तों ये जो शेयर मार्केट होता है, इसमें आप जितना पैसा लगाएंगे उतना आपको प्रॉफिट यहाँ से मिलता है। और जितना पैसा इस कंपनी, अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट किया है तो आपको भी उतना ही प्रॉफिट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट, अगर इस कंपनी को लॉस हो रहा है तो आपको भी वहाँ लॉस फेस करना होगा अगर आपने उस कंपनी के शेयर्स को खरीदा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एबीसी कंपनी को खरीदा हुआ है, कितने में, 100 का उसका एक शेयर है, आपने एक शेयर लिया हुआ है 100 का, इधर कंपनी को हो रहा है प्रॉफिट कितने रुपए का, यहाँ कंपनी को हो रहा है 100 रुपए का प्रॉफिट। तो यहाँ जो 100 रुपये आ रहा है इसका जो दाम बढ़ गया है 200 हो गया, तो आपको भी यहाँ प्रॉफिट होगा। लेकिन यही अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो उसके शेयर्स के प्राइस नीचे जाएंगे, जिसकी वजह से आपको भी यहाँ लॉस फेस करना पड़ सकता है। और दोस्तों बहुत से लोग शेयर मार्केट को अपना सेकंड इनकम रखते हैं, यानी कि सेकेंडरी इनकम की सोर्स समझते हैं। बहुत से लोग जॉब भी करते हैं और साइड बाई साइड अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स। ये सारे एक ऑप्शन है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप अपना सेकेंडरी इनकम भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं शेयर मार्केट में अपनी एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें अभी से स्टार्ट करनी होगी। जैसे कि आपको जी बिजनेस चैनल देखना चाहिए। वो न्यूज़ जो आती हैं उसमें कंपनी के बारे में बताया जाता है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसकी रिपोर्ट्स कैसे आ रहे हैं, उसकी रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर न्यूज़ कैसे आ रही है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट, आपको क्लास वेबिनार अटेंड करने चाहिए शेयर मार्केट से रिलेटेड। बहुत से आपको यूट्यूब पे बेसिक शेयर मार्केट के बारे में आपको वीडियोस मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो फ्री वेबिनार्स भी कहीं, आप बहुत सारी वेबसाइट है जो फ्री वेबिनार्स अवेलेबल करती हैं, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, आपको पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। यानी कि आप किसी शेयर्स को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है शेयर ऊपर जाएगा, तो आप उसको अपने पेपर में लिख लीजिए कि ये शेयर आज के दिन मैंने इतने में बाय कर लिया है। फिर आप देखो आप उसको कब तक होल्ड कर सकते हो, आपको कब लगता है कि शेयर से मुझे अब निकल जाना चाहिए, भले वो लॉस में जा रहा है तो आपको उधर लिखना है लॉस में मैं इतने में निकल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको सेल्फ स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी है। शेयर मार्केट में सेल्फ स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक आपकी नॉलेज यहाँ नहीं बढ़ने वाली है। लास्ट, फॉलो पर्टिकुलर शेयर्स। आपको किसी पर्टिकुलर शेयर्स को फॉलो करना है। यानी कि कोई आप शेयर ले लीजिए जिस शेयर्स को आप जानते हैं, जैसे हो गया हमारा कोलपाल यानी कि कोलगेट, बाटा इंडिया,
रिलायंस, इन सारे शेयर्स को आप बहुत ही करीब से जानते हैं, आप काफ़ी दिनों से इनके बारे में सुन रहे हैं, इनके परफॉर्मेंस आप खुद जानते हैं, आपने अभी कहीं रिपोर्ट नहीं पढ़ी इनकी, ना आपने कहीं एनालाइज किया, लेकिन इस कंपनी के बारे में इतनी न्यूज़ है, इतनी रूमर्स, इतना लोग यूज़ करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमें एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। अगर आप चाहते हैं किसी शेयर्स को फॉलो करना, तो आप ऐसे शेयर्स को फॉलो करिए जिनके बारे में आपको नॉलेज थोड़ी पहले से हो। तो इस पर्टिकुलर शेयर को जब फॉलो करेंगे कंटिन्यू, आप उसके शेयर्स के प्राइस को देखेंगे कैसा ये वर्क कर रहा है, तो आपकी एक नॉलेज वहाँ पे बनेगी कि आपको कैसे शेयर्स में एंटर करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट, यानी कि अभी हमने पीछे बात किया पीछे के पॉइंट्स में कि कंपनी जब अपने शेयर्स को हम मुझे खरीदते बेचते हैं तो कंपनी लिस्टेड होती है, लेकिन वो कंपनी कैसे लिस्टेड होती है, कब वो, उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस है, किस सिचुएशंस में वो आके लिस्टेड होती है, वो हम यहाँ देखेंगे। टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट, यानी कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, दो टाइप के मार्केट होते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट के बारे में। प्राइमरी मार्केट शेयर मार्केट में यह मतलब रखता है कि जब किसी कंपनी को अपनी आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल जरूरतों को पूरी करने के लिए पूंजी जमा यानी कैपिटल की जरूरत होती है, तो कंपनी शेयर मार्केट पर अपनी कंपनी का नया शेयर जारी करती है। कंपनी अपने नए शेयरों का जारी करने के लिए प्राइमरी मार्केट की तहत यह सभी काम करती है। किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो क्या करती है, अपने कंपनी का आईपीओ लेके आती है। प्राइमरी मार्केट में आता है आईपीओ। अगर एबीसी कंपनी है, अब उसको पैसे की ज़रूरत है, भले उसको अपने कंपनी को एक्सपांड करना है या फिर उसको अपने डेट को भरना है, यानी कि अपने कर्ज को भरना है, कहीं उसको पेमेंट करना है, कोई भी खर्चों के लिए अगर उसको पैसे चाहिए तो अपने कंपनी का आईपीओ लेके आती है मार्केट में। जब वो आईपीओ को लेके आती है तब उसके बाद लोग उधर आईपीओ को खरीदना स्टार्ट करते हैं। जब लोग आईपीओ खरीदते हैं, वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब आईपीओ को खरीदते हैं, वो पैसे का यूज़ कंपनी करती है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। आईपीओ में कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स बेचती है और इन शेयर को बदले में वो अपने कंपनी के फंड्स रेज करती है। इस तरह कंपनी को फंड्स मिल जाता है और इन्वेस्टर को उस कंपनी के आईपीओ मिल जाती है, यानी कि उनको शेयर होल्डिंग मिल जाती है, उसमें हिस्सेदारी मिल जाती है उस कंपनी। फंड जो कंपनी रेज करती है उनके अपने अलग अलग रीज़न होते हैं। जैसे कुछ कंपनी को अपने फंड रेज करने होते हैं, अपने कैपिटल बढ़ाने होते हैं, तब वो अपना आईपीओ लाती है। नेक्स्ट एक्सपांशन, यानी कि उसको अपना कहीं एक्सपांड करना है कंपनी, उसको खर्चे हैं, तब वो लाती है। कंपनी डेट, यानी कि उनके ऊपर कर्ज है, वो कर्ज को कम करना चाहती है, उनके पास पैसे नहीं है इसलिए वो अपने आईपीओ ला रही है। जो उनको उससे पैसा मिलेगा उससे वो अपना कर्ज कम करेगी। और फिर या तो फिर उनको अपने प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने, उनको कोई नया प्रोडक्ट अपना मार्केट में लाना है, तो उनके पास पैसे नहीं है, उसके लिए वो आईपीओ लेके आती है कि उससे जो पैसा मिलेगा वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी। और कंपनी पैसा क्यों उठाना चाहती है, जैसे कि हमने बता दिया ये रीज़न है यहाँ पे कि ये रीज़न से वो कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, लेकिन एक्चुअल में कंपनी अपना पैसा क्यों लाना चाहती है, इसकी जानकारी आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ के मिल जाए। जब आप किसी कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कंपनी के डिटेल में सब कुछ मिल जाएगी कि कंपनी क्या काम करती है, क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, नेक्स्ट कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है, कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं, मैनेजमेंट से जो कंपनी को हैंडल कर रही है वो कौन कौन है, उनके नाम, उनकी पोजीशंस, और कंपनी का जो फाइनेंशियल शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, बैलेंस शीट हुआ या फिर कैश फ्लो हुआ, वो सारी चीज़ें आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो आपको उस कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको कंपनी की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। कंपनी क्या काम कर रही है, उसके पास कितना पैसा इस समय है, और जो पैसा वो कमाने वाली है आईपीओ से वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली है, वो कहाँ पे खर्चा करने वाली है। क्योंकि जब कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है तो अपना खर्चे बताती है कि पैसे क्यों लेनी चाहती है, और जब उसका रीज़न हमें पता चलता है तभी हम उस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर वो किसी अच्छे काम के लिए है तो अपने कंपनी को एक्सपांड करना चाहती है, ये एक हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो गए। अगर वही वो अपने कर्ज को उतारना चाहती है तो एक उसके लिए नेगेटिव न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि जब उसको पैसा मिलेगा वो अपने कंपनी को एक्सपांड नहीं कर रही है, अपने खर्चे पूरे कर रही है या अपने रीपेमेंट दे रही है, तो उससे कंपनी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, कंपनी अपनी ग्रोथ नहीं कर रही है। तो उस कंपनी में हम पैसा क्यों लगाए जब वो कंपनी ग्रोथ ही नहीं कर रही है, वो अपने खर्चे ही पूरे कर रही है, तो इससे हमें कोई आगे प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। इसलिए आपको किसी भी आईपीओ का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ना जरूरी होता है। टाइप्स ऑफ आईपीओ। आईपीओ में दो टाइप के आईपीओ होते हैं, जैसे कि एक होता है फिक्स्ड प्राइस इशू और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इशू। तो हम लोग पहले देखते हैं फिक्स्ड प्राइस इशू को। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर किया जाता है। फिक्स्ड प्राइस डिसाइड करती है बैंक, और जिस पर कंपनी अपने जो प्राइस है इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है, और फिर इन्वेस्टर को उस कंपनी की शेयर को उस फिक्स्ड प्राइस पे ही खरीदना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने फिक्स्ड प्राइस इशू में अपने शेयर की प्राइस रखी 100 रुपये तय की है, और तो इन्वेस्टर को भी उस कंपनी के आईपीओ को खरीदने के लिए वो 100 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट करना होगा, उनको पर शेयर 100 रुपये देने पड़ेंगे। वही बुक बिल्डिंग में आईपीओ इशू करने वाली कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है, और उस प्राइस बैंड में इन्वेस्टर्स को अपनी बिड सबमिट करनी होती है। प्राइस बैंड में जो लोवेस्ट प्राइस होता है उसे फ्लोर प्राइस बोलते हैं, और जो हाईएस्ट प्राइस होता है उसे कैप प्राइस कहते हैं। प्राइस बैंड में फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा 20% रखा जा सकता है। आईपीओ अक्सर 10 दिनों के लिए खुला रहता है। इस टाइम पीरियड में इन्वेस्टर्स को शेयर बाय करने के लिए अप्लाई करना होता है। अगर कोई आईपीओ फिक्स प्राइस आईपीओ हो तो जो भी उस आईपीओ की फिक्स प्राइस होती है आपको उसी के लिए अप्लाई करना होगा। अगर वो बुक बिल्डिंग इशू है तो आप प्राइस बैंड के हिसाब से अपना बिड लगा सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है आपको इसका अलॉटमेंट मिल ही जाए। उसकी डेट्स होती हैं कि किस दिन अलॉटमेंट पता चलेगा और किस दिन शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे और किस दिन वो शेयर्स मार्केट में लिस्टेड होगा। ये सारी डिटेल्स जो है, जिस दिन आईपीओ आपको पता चलता है कि आईपीओ खुलने वाला है, उसके 1-2 दिन पहले की सारी डिटेल्स न्यूज़ में आ जाएगी, या कोई अपने वेबसाइट पे डालेगा, आपको सारी न्यूज़ मिल जाती है। एक हम एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होगा ये। जो फिक्स्ड प्राइस होता है, मान लीजिए ये हो गया फिक्स्ड प्राइस। बैंक और कंपनी ने मिलकर डिसाइड किया है कि एक शेयर का रुपीज़ होगा हमारा, एक शेयर होगा 100 रुपये का। ये हो गया हमारा फिक्स्ड। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो हमारा एक कंपनी है, अगर आप इस कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इधर कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है फिक्स्ड प्राइस कि 100 रुपये में ही आपको ये एक शेयर मिलने वाला है, तो आपको 100 रुपये के लिए यहाँ पे अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट होता है हमारा, नेक्स्ट है बुक बिल्डिंग। यहाँ पे बैंक और यहाँ पे कंपनी ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है यहाँ पे प्राइस बैंड, यानी कि उन्होंने डिसाइड किया है 1 रुपये से लेके 5 रुपये में। ये हो गया प्राइस बैंड, ये हो गया एक शेयर का दाम है 1 से 5 रुपया, यानी कि यह आपको भी यहाँ पे डिसाइड करना है कि ये शेयर आपको 1 रुपये में खरीदना है, 2 रुपये में, 3 रुपये में, 4 या 5। ये यहाँ पे आपका डिसीजन हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस, इसको कहते हैं प्राइस बैंड। या आपको डिसाइड करना है कि आपको एक शेयर के लिए कौन सा प्राइस आपको लगता है कि मुझे इतना ही पैसा इसको देना चाहिए, वो बिड आपकी होगी। और जो ये सबसे लो प्राइस होता है इसको हम फ्लोर प्राइस कहते हैं, और इसको हम कैप कहते हैं, हाई वाले को। तो दोस्तों, जब आप अप्लाई करते हैं आईपीओ के लिए तो ज़रूरी नहीं कि आपको अलॉटमेंट मिल ही जाए, आपको थोड़ा वेट करना होगा। जब आप कंटिन्यू आईपीओज में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। आईपीओ काफ़ी देर ये लक के ऊपर ही होता है। सेकेंडरी मार्केट हमने देख लिया। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जब कोई शेयर को लिस्टेड होना होता है शेयर मार्केट में तो उसको पहले प्राइमरी मार्केट से गुजरते हुए सेकेंडरी मार्केट आना होता है, यानी कि पहले उस कंपनी को अपना आईपीओ लेके आना होता है। सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्वेस्टर के बीच कंपनियों के शेयर का ट्रेड होता है। इसका मतलब है इन्वेस्टर्स इश्यूअर कंपनी के इन्वॉल्वमेंट के बिना शेयर्स को खरीदते और बेच सकते हैं। जैसे आपने आईपीओ में देखा कि आईपीओ में कैसा था, हम इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर नहीं थे,
हम इन्वेस्टर टू कंपनी थे, यानी कि हमारा पैसा कंपनी के पास जा रहा था और कंपनी का शेयर्स हमारे पास आ रहा था। लेकिन जब ये आईपीओ से गुजरते हुए सेकेंडरी मार्केट में आता है, यानी कि जब शेयर्स लिस्टेड हो जाते हैं यहाँ पे, तब यहाँ पे ट्रेड होता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, यानी कि यहाँ से मैंने शेयर्स बेचा, वहाँ से आपने शेयर्स को खरीदा, वहाँ से आपने शेयर्स को बेचा, यहाँ मैंने खरीदा। सेकेंडरी मार्केट में ये होता है, यहाँ बीच में कंपनियां नहीं होती हैं। अगर बात इनकम की यहाँ पे की जाए तो शेयर्स के इन लेन देन में कंपनी का कोई हिस्सा नहीं होता है, यानी कि ट्रेडर्स के द्वारा आपस में ही होने वाली लेन देन के प्रॉफिट और इन्वेस्टर को ही यहाँ पे लॉस सहना होता है, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो हमें होगा, जो लॉस होगा यहाँ पे हमें होगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट, यानी कि कंपनी जो लिस्टेड हो रही है, आईपीओ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कंपनी कहाँ लिस्टेड हो रही है, हम कहाँ जाके बाय एंड सेल करेंगे शेयर्स, कहाँ हम उस कंपनी की हिस्सेदारी लेके हम ओनर बन सकते हैं। वो एक्सचेंज है बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले हम बीएससी के बारे में बात करते हैं। बीएससी एक इंडेक्स है, इसको सेंसेक्स के नाम से भी जाना जाता है। सेंसेक्स 1 जनवरी 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका रेट 100 रुपये था। सेंसेक्स इंडिया का सबसे पुराना इंडेक्स है। बीएससी में टॉप 30 कंपनीज होती हैं। 5500 से भी ज़्यादा कंपनीज है बीएससी में लिस्टेड हो चुकी हैं। कम बीएससी काफ़ी पुराना ये हमारा इंडेक्स रह चुका है, और जब ये स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ इसका जो रेट था सिर्फ 100 रुपये था। और इस कंपनी में जो बेस्ट 30 कंपनीज होती है, उनका मार्केट कैपिटल ज़्यादा हो, उसके अंदर ज़्यादा जब ट्रेड होती है वो शेयर्स, तब वो टॉप 30s में आती है और वो सेंसेक्स में वो ऐड हो जाती हैं, 30 कंपनीज में आ जाती हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एनएससी। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी भी एक इंडेक्स है, इसको निफ्टी के नाम से भी जाना जाता है। निफ्टी 1995 में इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था और निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, जिनका मार्केट कैपिटल अच्छा होता है, उसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा आके ट्रेड करते हैं जिन शेयर्स को, वो शेयर्स टॉप 50s में ऐड हो जाती हैं। और एनएससी में 1740 से भी ज़्यादा शेयर्स यहाँ पे लिस्टेड है। नेक्स्ट है शेयर्स कैटेगरी। शेयर्स कैटेगरी होता क्या है, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज लिखा हुआ है A, B1, B2, S, T, TS एंड Z, यानी कि यहाँ पे कंपनी को डिवाइड किया है कैटेगरीज में। जो कंपनी का मार्केट कैपिटल बहुत अच्छा होता है उनको एक अलग सेक्शन दिया गया है, और जो कंपनी में जो कंपनी के शेयर्स में काफ़ी वॉल्यूम है, लोग काफ़ी ट्रेड करते हैं, उनको एक अलग दिया गया है सेक्शन। और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल अच्छा है लेकिन उसमें कम वॉटिलिटी होती है, यानी कि उसके अंदर थोड़ा कम ट्रेड होता है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए एक अलग सेक्शन दिया गया है, जैसे A, B1, B2 एंड S। ये कैटेगरी फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है। इन शेयर्स में हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है T, TS एंड Z ग्रुप की कंपनीज डिलीवरी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, यानी कि इसका मार्केट कैपिटल अच्छा रहेगा, आपको इसकी जो फंडामेंटल्स है वो अच्छे दिखेंगे, लेकिन इस कंपनी में वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, लोग इसके अंदर इंट्राडे नहीं करते होंगे, लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए भी, तब आप ऐसे शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में दो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस होते हैं, एक बुलिश मार्केट, नेक्स्ट है बेरिश मार्केट। मार्केट जब ऊपर की ओर होता है, यानी कि उसका जो ट्रेंड है अपसाइड हो, तब उसे हम बुलिश मार्केट कहते हैं, यानी कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर दौड़ता हो, सारे मार्केट इस समय हरे निशान में हो, काफ़ी सारे शेयर्स ऊपर की ओर हो और काफ़ी अच्छी बढ़त हो, तब उसे हम बुलिश मार्केट कहते हैं। अब बेरिश मार्केट, जब मार्केट गिरावट की ओर हो, मार्केट एकदम नीचे चला जाता हो, प्राइस गिरती जा रही है, हर शेयर्स के प्राइस गिर रहे हैं, कहीं भी आप देखेंगे तो आपको मार्केट लाल दिखता होगा, हर प्राइस इस समय गिर रहे हैं, तो उसे हम बेरिश मार्केट कहते हैं। जैसे जब कभी स्कैम आपने सुना होगा कि स्कैम हो गया है, हर्षद मेहता का आपने सुना होगा, उस समय जब स्कैम उनका सामने आया तो उस टाइम पे मार्केट काफ़ी गिर गया। और जब हमारा कोरोना केस सामने आया था उस टाइम पे भी मार्केट नीचे की ओर था, आपको एक भी शेयर्स उस टाइम अप साइड नहीं दिखते होंगे जिसका प्राइस बढ़ रहा हो, उस समय हर एक शेयर्स के प्राइस नीचे की ओर थे, तो उस मार्केट को हम बेरिश मार्केट कहते हैं। और बुलिश मार्केट आप समझ ही चुके होंगे कि बुलिश मार्केट
जब मार्केट अप साइड हो, जब आपने कोई अच्छी न्यूज़ सुनी हो, जब हमारा बजट अच्छा आता है, तब हमारा मार्केट समय कैसे रॉकेट की जैसे ऊपर की ओर जाता है, तो हम उसे बुलिश मार्केट कहते हैं। लास्ट हमारा है सेबी। सेबी क्या रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट में, हम इसके बारे में जानते हैं। शेयर बाजार जैसे बड़े बाजार को निगरानी में रखने के लिए एक मजबूत संस्था की जरूरत थी। स्टार्टिंग से ही हमें इस सेबी जैसी संस्था की ज़रूरत थी। स्टार्टिंग में जब शेयर बाजार के सब जाने थे, तब बहुत सारे स्कैम हो जाते थे, क्योंकि कोई होल्डर नहीं था जो शेयर मार्केट उसके कंट्रोल में हो। तब हमें इस जैसी संस्था की ज़रूरत थी कि सेबी जैसा कोई आए। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने सेबी जैसी संस्था का निर्माण। सेबी की स्थापना 31 जन 1992 में की गई थी। सेबी के आने से पहले मार्केट में धोखाधड़ी, स्कैम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। आपको हर्षद मेहता का स्कैम तो याद ही होगा, कैसे हर्षद ने इनसाइडर ट्रेडिंग और अन्य इलीगल प्रैक्टिस के जरिए स्कैम किया था। जब सेबी नहीं थी तो बहुत सारी स्कैम्स होती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिसकी वजह से इन्वेस्टर के पैसे डूब जाते थे और उनको काफ़ी लॉस हो जाता था। तब सरकार ने सेबी को लाया। अब शेयर मार्केट में कोई भी दिक्कत होती तो सेबी का लुकआउट हो जाता है कि सेबी देखेगी, कोई तो है ऊपर से देखने वाला। अगर शेयर मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि आपने अभी लेटेस्ट में एक न्यूज़ देखा था, टेलीग्राम न्यूज़, कि टेलीग्राम पे सब लोग किस तरह शेयर मार्केट का एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, लोग कॉल्स प्रोवाइड कर रहे थे और फेक कॉल्स थे जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के पैसे डूब रहे थे। तो वो चीज़ें सेबी की निगरानी में आ गई, सेबी की नज़र गई और सेबी ने उस चीज़ को हैंडल किया, लोगों को जागरूक किया कि ऐसी जगह पे आप जाके अपने पैसे न इन्वेस्ट करें, इससे आपको लॉस हो सकता है। तो ये सारी काम सेबी करती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि शेयर मार्केट के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे कि हमने आज देखा शेयर मार्केट होता क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर्स मार्केट देखा, शेयर्स के हमने कैटेगरीज देखे, डायरेक्शंस और सेबी क्या रोल प्ले करती है, इन सारी चीज़ों का आज हमने कवर किया हुआ है। बहुत जल्द हम अपना एडवांस लेक्चर भी लाएंगे शेयर मार्केट में, जिसके बारे में हम और भी चीज़ें सीख सकते हैं डीप में। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके लिए आप जी बिजनेस देखें, आप पेपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए और जो भी है आप एक शेयर्स को लेके फॉलो करें, उसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अपना एक वॉच लिस्ट बनाइए जिसके अंदर आप कम से कम 5-6 शेयर्स रख लीजिए और उसको कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। उसके रोज प्राइस देखिए कैसे मूवमेंट करता है, अगर कोई न्यूज़ आता है तो वो शेयर कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो शेयर स्ट्रांग है, उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो कोई न्यूज़ जब आएगी वो कुछ मिनट के लिए वो नीचे गिरेगा, रिटर्न वो ऊपर की साइड जाएगा। तो आपको कुछ ऐसे शेयर्स को ही पिक करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।